हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो पार्ट 1 तैयार किए थे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन और उसके टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। पार्ट 2 का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पार्ट 2 के वीडियो में कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको देखा गया, लेकिन अभी उसमें सभी कंप्लीट नहीं हुए थे। मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अन्य जो उसके कंसंट्रेशन के पार्ट है वो हम बताएंगे। तो आज की वीडियो में यही देखा जाएगा कि कंसंट्रेशन को और कौन कौन तरीकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जैसे कुछ तरीके हम लोगों ने वहां पर कंसंट्रेशन के देखे, जिसमें आपका खास तौर से आप लोग को याद होगा तो आपका परसेंटेज वाला था, जो ग्राम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने आपका मोलैरिटी को फाइंड किया। उसके बाद वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखे गए। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन को कौन कौन से और पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया है, बारी बारी से इन्हीं को आज की क्लास में हमको पढ़ना है। एक तो मोलैलिटी, उसके बाद आपका मोलैलिटी, मोललता, उसके बाद आपका नॉर्मलता, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मैलिटी। देखिए ये वीडियो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जा रहा है। मालूम है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों दोनों के लिए ये वीडियो बनाया है, तो थोड़ा ज्यादा परेशानी होंगे, देखते चले जाएंगे। नॉर्मलता, फिर उसके बाद मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो यही सारी चीजें देखनी है। कुछ और भी हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। इससे पहले वो जो 2 वीडियो आपको बनाया गया उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए हम लोग न्यूमेरिकली क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। वैसे तरीका तो ये है कि एक नियम पढ़े फिर न्यूमेरिकल लगाए, लेकिन ये क्लास 11 में भी टॉपिक था, तो इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया कि पहले पूरे सभी जितने हेडिंग इधर बनते हैं आपके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, सारे हेडिंग को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकली क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मोलैलिटी, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोलैलिटी, एक नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारे नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, फिलहाल तो पढ़े तो हम अभी तक है मोलैरिटी मतलब मोलरता, तो उसमें यूज होता है, और बाकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में भी यूज होता है। उन को हम लोग देखेंगे कि वो यूज होगा तो क्या लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे इसमें देखिए लिखा गया है सेमी मोलर। तो सेमी मोलर कहीं लिख दिया जाएगा, किसी क्वेश्चन में कह देगा कि एक सोल्यूशन है जो सेमी मोलर है, तो सेमी मोलर लिख देगा तो तुरंत समझेंगे कि उसकी मोलैरिटी 1/2 है। m/2 लिखा हुआ है, जब मोलैरिटी यूज करेंगे तो इसको इस रूप में 1/2 m, मतलब इसकी मोलैरिटी हमारी 1/2 है। ठीक है। कहीं डेसी मोलर लिख देगा तो इसकी मोलैरिटी 1/10 है। कहीं सेंटी मोलर लिख देगा तो इसकी मोलैरिटी आपकी 1/100 है। और कहीं मिली मोलर लिख देगा तो इसकी मोलैरिटी आपकी 1000 होगी। अब यही मोलर की बजाय नॉर्मल लिख देगा तो यहाँ कैपिटल एन का यूज कर लेंगे, या अभी फिलहाल उसको नहीं पढ़े हैं। तो अगर इस तरीके से हमारा नॉर्मल आ जाए या मोलर आ जाए तो इस तरीके से यही चीज लिखेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि मिली मोलर, सेंटी मोलर या डेसी या सेमी लिख दिया जाए तो 1/2, 1/10, 1/100 और 1/1000 लिखे जाएंगे। तो आइए, ये तो था नोट जिसकी हमारे क्वेश्चन जरूरत पड़ी। ये सारी चीजों का क्वेश्चन यूज करेंगे, तो वहां बोलेंगे कि देखिए क्वेश्चन बताया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां से है मोलैलिटी। तो आइए देखते हैं मोलैलिटी है क्या, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोललता। मोललता क्या होता है कि जैसे अभी तक एक आपने पढ़ा था मोलरता, तो मोलैरिटी में क्या था, पहले एक सोल्यूशन तैयार कर लिए तो उसमें से 1 लीटर लिया। अब 1 लीटर के अंदर जो आप सॉल्यूट मिलाए होगे, जो विले उसमें विलीन किए होगे, वो विले मतलब वो कितना है उसकी संख्या, मतलब उसका नंबर जो मोल के रूप में आप देख रहे हैं वही कहलाया आपका मोलरता। लेकिन अब ये देखिए मोललता है, मतलब इसको इंग्लिश बोलते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी है क्या, हम लोग क्या करते हैं 1 kg का सॉल्वेंट ले लेते हैं, मतलब 1 kg विलायक ले लिया हमने। सॉल्वेंट मतलब विलायक हमने ले लिया कितना, 1 kg।
1 kg सॉल्वेंट लेकर के अब हम इसमें कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं। अब सॉल्यूट मिलाते किसमें, तो आपको मालूम है सॉल्यूट मिलाने के बहुत से तरीके होते हैं। हम ग्राम के रूप में मिला सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में भी मिला सकते हैं, मोल के रूप में भी मिला सकते हैं। तो फिलहाल मोलैलिटी में हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ये जो नाम ही है यहां से देखें ना, आप पढ़ेंगे तो मोल से मतलब जो मिलाएंगे वो किस रूप में रहेगा, आपका मोल के रूप में मिलाएंगे। ठीक है, मतलब 1 kg के सॉल्वेंट में आप जितना सॉल्यूट जितना मोल में मिला सकते हो वही उसकी कहलाएगी मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोलैलिटी। मतलब अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखे तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality, is called molality। मतलब हम 1 kg के सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट के मोल मिला सके वो हमारा कहलाएगा मोललता। अगर इसी को इंग्लिश डिफिनेशन में हिंदी डिफिनेशन में बोलेंगे तो कहेंगे कि 1 kg विलायक में विलीन विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। मतलब 1 kg के, आप यहां देखिए विलियन नहीं है, यही ध्यान देना है। हम 1 kg का विलायक लेंगे, जैसे मोलरता का जब यूज कर रहे थे, मोलैरिटी का जब यूज कर रहे थे तो वहां 1 लीटर का विलियन था। अब जब मोललता का यूज करेंगे मतलब मोलैलिटी का यूज करेंगे तो यहां पर 1 kg का सॉल्वेंट होगा। क्लियर करिएगा, 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें हम मिला सके, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मतलब 1 kg के विलायक में जितने आप विलेय पदार्थ उसमें मिला सकते हैं वो उसकी मोलों की संख्या ही कहलाती है मोललता। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोललता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे। मोलरता मतलब वहां जो यूज करते थे तो वो कैपिटल एम था, यहाँ स्मॉल एम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके हिसाब से स्मॉल एम इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एन अपान कैपिटल डब्ल्यू। एन क्या है, वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब हिंदी में कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या। और यहाँ क्या है आपका, ये क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर है, तो नंबर आपको जितना भी मिलाना होगा वो मिलाएंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा, केजी में रहेगा। मतलब आप केजी में जितना मिला देंगे वह हमारी कहलाएगी मोल के हिसाब से, वो क्या देगा हमको, मोलैलिटी दे देगा। ठीक है, इस फार्मूले, ये फार्मूला यूज तब करते हैं जब हमारा मोल गिवन हो। और आपको मालूम है कि हर क्वेश्चन में मोल नहीं गिवन देगा, और हम लोग कभी कदार वेट भी मिला सकते हैं, ग्राम के रूप में सॉल्यूट को मिलाया जा सकता है, विलेय को उसके अंदर मिलाया जा सकता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, मोल को हम लोग वेट में, मतलब नंबर को हम लोग सॉल्यूट का वेट में चेंज करते हैं। तो मैं इस बाकी पार्ट को इरेज करता हूं, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बनेगा, हम जानते हैं मोल बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा मोल स्मॉल एम क्या बना है, एन अपान कैपिटल डब्ल्यू। तो स्मॉल एन की वैल्यू यहां उठा पुट करते हैं, तो डब्ल्यू अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान कैपिटल डब्ल्यू। और आपको मालूम है अपान 1 कर देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू इसके नीचे, तो आ जाएगा डब्ल्यू अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा मोलैलिटी बन गया। यहाँ जो हमारा ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू हमारा ग्राम में है, और ये डब्ल्यू हमारा किसमें है, केजी में। आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको भी ग्राम में बदल ले, तो तुरंत यहाँ 1000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारा जो न्यू फार्मूला बनेगा, न्यू नहीं है, वही फार्मूला है, इसी तरीके का मोलैरिटी में था, बस फर्क इतना था कि यहाँ वॉल्यूम यूज करते थे, क्योंकि वहां
आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता था, यहाँ यूज करते हैं सॉल्वेंट का वेट यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं यूज कर रहे हैं, इसमें सभी वेट के रूप में है। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का फार्मूला बना, जहां स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का भार, मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय का मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ कैपिटल W ये सॉल्वेंट का वेट है मतलब विलायक का भार है। तो इनको आप अपनी कॉपी पे राइट भी कर लेंगे। ठीक है, हर बात को लिखना पॉसिबल नहीं है, जो कुछ सुने भी तो उसको भी आप अपनी कॉपी पे राइट करते जाए। ठीक है, तो और क्योंकि बार बार आप वीडियो देखने का समय मिला नहीं मिला, तो जो कॉपी में राइट किए उससे भी चीजों को क्लियर किया जा सकता है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप सबको अगर लास्ट वीडियो का याद होगा तो टेम्परेचर वो डिपेंडेंट होता है जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें मास या वेट का यूज होता है, वो मतलब वेट में भी मास ही आता है, तो जिसमें वेट का यूज होगा वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। आप देख सकते हैं इसमें स्मॉल w ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी कैपिटल W ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी वेट ही है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माना जाता है, मतलब ये टेम्परेचर पर आपका डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आयतन का यूज नहीं है। और हम सबको मालूम है, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके वॉल्यूम बढ़ते हैं या घट जाते हैं, लेकिन आपका मास वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहे किसी भी टेम्परेचर पे 1 kg अगर आपने सुक्रोज खरीदा है, तो चाहे वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, वो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो भी हमारे वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये तो कहानी थी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अब इसमें हमारा यूनिट की बात नहीं हुई, आइए यूनिट भी देख लेते हैं। तो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमेशा इस फार्मूले से देखा करिए, आपके पास हमेशा 2 फार्मूले, चाहे मोलैलिटी का फार्मूला लिए थे वहां भी 2 फार्मूला था, ये दोनों फार्मूला एक ही है। फर्क इतना है कि जब डायरेक्टली मोल का यूज कर बोल देगा तो आप इसका यूज करना, और जब जो सोल्यूट मिला रहे हो अगर ग्राम में यूज कर देगा तो आप इसका यूज करना। ठीक है, इसके बाद यूनिट यन क्या है आपका, मोल के रूप में, और डब्ल्यू किसमें है, केजी के रूप में। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ग्राम के रूप में, ग्राम के रूप में नहीं, केजी ही था, 1000 लिखा तब ये ग्राम हुआ, 1000 हटाएंगे तो केजी ही आएगा, इसका मतलब डब्ल्यू आपका केजी में रहेगा, तो यूनिट हमारा क्या बनेगा, मोल पर केजी। तो अब ये तो ठीक है, चलिए इतना चीजें हमारी मिल गई। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में स्मॉल डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल डब्ल्यू पुट किया, अब पुट करके मान लीजिए कोई आंसर निकाला, मान लीजिए आपका आंसर निकला 0.2 मोलल। मोलल जब रहेगा तो स्मॉल एम, मोलैलिटी को शॉर्ट फॉर्म में यूनिट के रूप में मोलल बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, हम इसको मोलल भी लिख सकते हैं। तो अगर मोलल भी लिखा हो तो समझ जाएगा वही यूनिट है। ठीक है, तो 0.2 मोलल स्मॉल एम हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज। कभी कदार क्या करता है कि ऐसे दे देगा, मोलैलिटी में भी ये आपको बताया गया था, आज फिर बताते हैं कि 0.2 स्मॉल एम ग्लूकोज अगर लिख देगा और आपको कहेगा इसका क्या मीन्स है, तो देखिए इसके मीन्स भी निकालेंगे, इसमें से क्या क्या वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग निकाल लें, क्योंकि निकालने आना चाहिए क्वेश्चन में। आपको इससे भी बहुत सारी चीजें निकाल करके ही क्वेश्चन को आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। 0.2 स्मॉल एम मतलब मोलल, मोलल को आप हमेशा पहले ओपन कर लीजिए, मतलब मोल पर केजी। तो इसका मतलब है, नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मान लेंगे, इसका मतलब क्या है 0, वो भी मोल है कौन, किस चीज को मिलाया गया, कौन सा सोल्यूट है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज। तो क्या कहा जाएगा कि 0.2 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में 0.2 मोल ग्लूकोज मौजूद है। तो आप कहेंगे कि सर हमको मोल के रूप में नहीं क्लियर हो, ऐसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आप लोग को है, अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो उसके लिए भी टॉपिक आपका वीडियो है, आप देख सकते हैं जाकर के। तो 0.2 मोल आपको कहेंगे कि मोल के रूप में हमें नहीं देखना है, हम ग्लूकोज जो मिला रहे हैं हमको वेट के रूप में चाहिए, तो आप वेट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अब वो भी तरीका बताया गया, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल आपका कितना है 0.2,
ठीक है, वेट हमको फाइंड करना, मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालिए, कार्बन 12H1 और ऑक्सीजन 16 पुट करके सॉल्व करिएगा तो ये कंप्लीट 180 देगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 36 ग्राम। इसका मतलब है कि आप 1 केजी के सॉल्वेंट में आपने कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाया था, 36 ग्राम ग्लूकोज मिलाया था, 36 ग्राम आपने ग्लूकोज मिलाया था। तो अगर इसमें कभी पूछ देगा कि विलेय का भार बताइए, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट बताइए, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आपका है, स्मॉल w 36 ग्राम। पूछ देगा वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, आपका देगा वेट ऑफ सोल्यूशन बताइए, तो सोल्यूशन का वेट के लिए 1000 प्लस 36 आ जाएगा 136 ग्राम। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीजें मैं क्यों निकाल रहा हूं। देखिए फिलहाल क्वेश्चन कैसे देता है ये कोई नहीं जानता। क्वेश्चन में अगर हम इतनी बातें मोलैलिटी के लिए अगर हम सारी चीजों को जान रहे हैं, मैं जितनी बात बता रहा हूं अगर आप क्लियर समझ रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक इतना दे करके बहुत सारी चीजें इसमें स्मॉल w कैपिटल W सोल्यूशन का वेट भी पूछा जा सकता है। आगे ये भी पढ़ना है कि अगर वेट दिया है वॉल्यूम पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी नहीं, अभी आज ये मोलैलिटी का, तो इसको ध्यान से आप अपने कॉपी पे राइट कर लीजिएगा, आज जो बातें बताई गई उसको ध्यान रखिएगा। तो आइए अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं हमारा नॉर्मेलिटी। तो आइए देखिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नॉर्मलता। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये हमारा नेक्स्ट तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी, हिंदी में बोला जाता है इनको नॉर्मलता। ठीक है, तो आइए नॉर्मेलिटी है क्या, नॉर्मेलिटी में क्या देखा जाता है आपका। मैं पहले इसकी इंग्लिश डिफिनेशन या फिर पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, फिर डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट करूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये इसमें भी हम लोग 1 लीटर का एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। 1 लीटर का मान लीजिए एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या किया, उसमें कुछ सोल्यूशन तैयार किया। सोल्यूशन तैयार करने के लिए आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, सोल्यूट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट को खूब अच्छे से मिक्स करके और तैयार कर लिए। अब जो सोल्यूशन तैयार हुआ है उसका मैंने केवल 1 लीटर ले लिया। अब 1 लीटर में देखेंगे कि जो आप सोल्यूट मिलाए थे या मिला नहीं रहे हो या मिला चुके हो, क्योंकि आपने बोल दिया 1 लीटर सोल्यूशन मतलब 1 लीटर का विलियन है। अब उसमें सोल्यूट मिला रहे हो, अब इसी सोल्यूट को किस रूप में देखेंगे, जैसे मोलैरिटी में मोल के रूप में देखा, मोलैलिटी में भी मोल के रूप में देखा, पर नॉर्मेलिटी में आपका मोल के रूप में नहीं रहेगा। नॉर्मेलिटी में आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट में रहेगा। ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट में रहेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट में अब इसके बारे में क्लियर करेंगे कि ये निकलेगा कैसे। तो ग्राम इक्विवेलेंट में अगर आप सोल्यूट मिलाते हो, मिलाए हो, किसमें मिलाए हो, 1 लीटर के सोल्यूशन में, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट में आप सोल्यूट को देख रहे हो वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मेलिटी। हिंदी में ग्राम इक्विवेलेंट को बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। ये भी एक प्रकार का नंबर ही है, मतलब ये भी एक प्रकार की संख्या ही है। तो इस बेस पर हमारा जो डिफिनेशन बनेगा, तो डिफिनेशन क्या बनेगा हम लोग देख सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम है, ठीक है, समझ जाइएगा, सीधे सीधा ऐसे लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is called normality। इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से, उसी तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। तो आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसको हिंदी डिफिनेशन में अगर राइट करेंगे तो क्या कहेंगे, विलियन के 1 लीटर में विलीन
विलेय पदार्थों के, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या कहा जा रहा है, एकदम क्लियर कि 1 लीटर के विलियन में जो ग्राम तुल्यांक मिलाएंगे, बस आपको यही क्लियर करना है कि ग्राम तुल्यांक निकलेगा कैसे। ठीक है, ये ग्राम तुल्यांक को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तक तो मोल होता था, तो मोल तो समझिए कुछ क्लियर हो जाता था कि मोल नंबर है, तो अब उस नंबर, अब अगर मोल भी ज्यादा ना क्लियर होता था तो मोल को वेट में बदल सकते थे, तो उसके लिए भी फार्मूला बना लेते थे। पर अब जब आपको ग्राम तुल्यांक में आएगा तो क्या बनेगा, तो अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, जिसको हम V भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब ग्राम तुल्यांक को देखिए, हम लोग ग्राम तुल्यांक को लिख सकते हैं, ये उसी तरह है जैसे मोल को लिख देते थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वैसे ही है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखिए ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वेट को हम लोग भार बोलेंगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट को हम लोग बोलेंगे तुल्यांकी भार। मैं बोल रहा हूं उसको आप कॉपी पे राइट करते जाइए हिंदी में, तो इसको भार बोलेंगे, इसको तुल्यांकी भार, अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को V से। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते थे, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट इंटू V। अब V आपको मालूम है कि V को हम लोग किस में रूप में यूज कर रहे हैं, लीटर में, तो अगर इसको मिलीलीटर में आप लिख देंगे तो यहां हो जाएगा 1000। अब इसी को सिंबल के रूप में लिखेंगे तो वेट को हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू 1000 इक्विवेलेंट वेट ही रहने देंगे, यही निकालना सीखना पड़ेगा, और यहां से वॉल्यूम को V से, ये हमारा नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। तो क्या नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है एकदम सेम है जैसे मोलैरिटी था, मोलैरिटी की तरह ही है, वहां भी स्मॉल w V का यूज होता था। फर्क इतना था कि वहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट का यूज करते थे, यहाँ यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट का। मॉलिक्यूलर वेट को हिंदी में बोलते हैं अणु भार, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। तो बच्चों ये थोड़ा एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि क्या है ये आपका क्या डिफिनेशन है। ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे अपना इंग्लिश में क्लियर कर लेंगे और यूपी बोर्ड वाले अपना हिंदी में क्लियर कर लेंगे, और ये जो हमारा फार्मूला बना है तो ये दोनों के लिए बना है। अब देखा जाए कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम यूज है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम यूज होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी जो है इनवर्सली, आपको मालूम है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम लिख सकते हैं। ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे कि नॉर्मेलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप नॉर्मलता बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर आपको कम होगा, या उल्टा ऐसे बोले कि टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मलता हमारा कम होता है, टेम्परेचर घटाने पे नॉर्मलता हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये बातें हो गई आपके नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मलता की। तो अब इसके ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, और इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नॉर्मेलिटी का ये, और बचा इसमें यूनिट। तो यूनिट हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ यूनिट के लिए वही ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट ही लिखते हैं, जीएम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लेते हैं, लीटर में, तो जीएम इक्विवेलेंट पर लीटर ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो ये यूनिट होगा, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। बचता है बस इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, क्योंकि स्मॉल w तो समझ गए आप लोग, विलेय का भार मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलियन का आयतन। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का ही है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकलेगा कैसे, इसी को आपको यहां से जानना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट
अपान स्मॉल एन की जरूरत पड़ेगी। ये स्मॉल एन मोल नहीं है, इसके बारे में बात किया जाएगा। इसको मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणु भार, जिसको शॉर्ट फॉर्म MWT अपान स्मॉल एन यूज कर सकते हैं। तो मतलब इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और स्मॉल एन चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना मतलब अणु भार निकालना सबको आता है। जैसे H2SO4 है, अणु भार कैसे निकालते हैं तो आपको मालूम है, आप इसका निकाल लेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन 1, सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 सॉल्व कर लेंगे तो कुल 98 आपको मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आपको आता है, वो क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेंगे। आप पढ़े भी है, मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हैं और पढ़ते आए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हमारी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है स्मॉल एन में। ये स्मॉल एन है क्या? तो स्मॉल एन देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत से तरीके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे कि स्मॉल एन कब कौन सा तरीकों का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से तरीकों का यूज करेंगे। तो जैसे इसमें स्मॉल एन के लिए है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट मतलब हिंदी में कह सकते हैं तत्वों की संयोजकता। मतलब जैसे NaCl दिया है तो उसमें किसी भी एक तत्व को ले लीजिए, मान लीजिए आपने Na ले लिया, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो ये स्मॉल एन हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, हिंदी वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, उसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। दूसरा जो तरीका है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, तीसरा तरीका है एसिडिटी ऑफ द बेस। चौथा जो तरीका है ये तरीका है चार्ज ऑफ द आयन। तो ये 3-4 तरीके हैं निकालने के। हमें नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया NaCl, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको आयन में ब्रेक कर लें। तो क्या ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं किसी एक का चार्ज देख लीजिए, कितना चार्ज है +1। ये एक तरीका है देखने का, ये चार्ज ऑफ द आयन के तरीका पर आप देख रहे हैं। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू इसकी 1 हो गई। ये तरीका ज्यादा बेहतर पड़ता है। जैसे H2SO4 दे दिया तो H2SO4 को आयन में ब्रेक कर लीजिए, 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो 2H प्लस SO4 2 माइनस। आप किसी एक पर देखिए, यहाँ टोटल देखेंगे तो +2 चार्ज है, या यहाँ देखेंगे तो -2 चार्ज है। प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ गया या कितना चार्ज बना ओवरऑल इन पर, वह स्मॉल एन की वैल्यू, इसका स्मॉल एन हो गया 2। इस तरीके से आपको मान लीजिए दे दिया जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, MgCl2 दे देगा, तो MgCl2 दे करके पूछेगा तो ये Mg2 प्लस और 2Cl का माइनस। तो स्मॉल एन की वैल्यू आप किसी एक को चार्ज देखिए, एक Cl पे 1 निगेटिव है, 2 Cl पे 2 निगेटिव, मतलब 2 चार्ज बना मतलब स्मॉल एन की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये तो हो गया चार्ज ऑफ द आयन पर। कभी एसिडिटी ऑफ द बेस देखना भी पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कि जिसमें HOS देते हो तो यश देने वाले को एसिड डिसाइड करेंगे, OS देने वाले को आप बेस डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से होता है। फिलहाल हमारा काम चल जाता है, वैलेंसी पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये ज्यादा क्लियर क्वेश्चन में कर लेंगे हम लोग। फिलहाल 1-2 एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने क्लियर किया। तो ये तो चीजें थी आपके नॉर्मेलिटी की। तो आज के क्लास में आपने मोलैलिटी और उसके बाद नॉर्मेलिटी आपने देखा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगा रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है, तो आइए, आप लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? W इंटू 1000 अपान इक्वलेंट वेट इंटू V। थोड़ा सा और इसको सेट कर लें तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं W इंटू 1000 अपान, आप लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपान स्मॉल एन इंटू V। स्मॉल एन को यहां से इरेज करके यहां लिख देते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल ऊपर चला गया स्मॉल एन। ये स्मॉल एन मोल मत समझिएगा, ये स्मॉल एन मोल वाला नहीं है, एकदम दिमाग बैठा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मोलैरिटी के लिए क्या फार्मूला है? W इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। जिन लोगों को ये फार्मूला नहीं याद आ रहा वो पीछे का आपका वीडियो को ध्यान से देखें और रिवाइज करें। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का हो गया। ये इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे
तो नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 इंटू स्मॉल n अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू V अपान W इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू V। एक तो बात क्लियर दिख रही होगी कि ये पूरा पार्ट जो है आपका स्मॉल n को छोड़ देते पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है, मतलब नॉर्मेलिटी अपान मोलरिटी इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है स्मॉल n। ये हमारा रिलेशन हो गया। आप कहेंगे ये फार्मूला सर आप क्यों बना दिए? कभी कदार क्या करेगा, किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दे देगा, मोलरिटी पूछ देगा, या मोलरिटी दे देगा नॉर्मेलिटी पूछ देगा, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब पता चला कि नॉर्मेलिटी मोलरिटी दे दिया, नॉर्मेलिटी आपसे पूछ रहा है, तो आप मोलरिटी से उसमें से जो जो वैल्यू निकल रहा है निकाल करके फिर फार्मूले में पुट करके सॉल्व करके आप नॉर्मेलिटी निकाल ले, तो उसमें क्या होगा कि आपको समय बहुत ज्यादा लग जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी वाले क्वेश्चन में आप जब नॉर्मेलिटी दे मोलरिटी पूछे, मोलरिटी दे नॉर्मेलिटी पूछे, तो ये फार्मूले का यूज करें, जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो फिर हम आपको कहेंगे कि जो देखिए जब हम जो क्वेश्चन लेंगे तो हम बता देंगे कि देखिए इस फार्मूले पर है। आप उस अगर आपको वो चीज ध्यान उस समय ना आए तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके जरूर देखिएगा, और जितना ज्यादा देखिएगा उतने ज्यादा आपको क्लियर होगा। कॉपी पे राइट करते जाइए, ठीक है, वो भी करेंगे। स्मॉल n ये वही जो वैलेंसी देखते थे, तो नॉर्मेलिटी देकर के मोलरिटी पूछेगा, तो बस स्मॉल n आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में कंपाउंड के हिसाब से स्मॉल n ढूंढना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ढूंढ लेंगे और ढूंढ करके हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। अब बसता यहां पर है केवल आपका मोल फ्रैक्शन, तो आइए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज है क्या? ये भी कंसंट्रेशन का एक पार्ट है। जैसे एक सोल्यूशन प्रिपेयर होता है, तो उस सोल्यूशन के प्रिपेयर होने में आपको मालूम है कि सोल्यूट के भी कुछ मोल होते हैं, सॉल्वेंट का कुछ मोल होता है, दोनों मिक्स करके सोल्यूशन को तैयार करते हैं। अब पूछा जाए सोल्यूट कितना होगा, तो आप उसको परसेंटेज के रूप में जो बता देते हो वो आपका प्रतिशत में कहला जाता है। लेकिन अगर वही परसेंटेज के रूप में ना बताओ, वो 100 हटा दो, तो ये आपका मोल प्रभाज कहला जाएगा। मतलब क्या हम कह सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आपको सल्यूट का निकालना हो मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, विलेय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना हो, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसका मोल लिखिए, मोल ऑफ सल्यूट अपान मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका जो बनता है ये हमारा कहलाएगा मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस तरीके का एक्स के टाइप में बनता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं CHI। ठीक है, काई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, CHI काई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका काई हो गया। ठीक है, अब ये किसका निकालना है, आप है सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का लिख दिया। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल ऑफ सॉल्यूशन, आपको मालूम है मोल ऑफ सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी आएगा, तो सॉल्यूट का मोल स्मॉल n और सॉल्वेंट का मोल को हम लोग कैपिटल N से मानते हैं। अब इसको नॉर्मेलिटी मत समझ लीजिएगा, नॉर्मेलिटी रहेगा तो नॉर्मेलिटी वाले में वहां यूज करेंगे। ये कैपिटल N है, जहां स्मॉल n मैं लिख देता हूं, यहां पर है स्मॉल n क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, और कैपिटल M क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये जो अब ये तैयार हुआ है, जैसे आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आप भी यही करते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको लिखते हैं अपान टोटल लिखते हैं इनटू 100 करते हैं, बस 100 को नहीं हटाएंगे तो ये हमारा मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट का मुझे निकालना होगा तो सॉल्वेंट के लिए भी सेम ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मतलब जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल को ऊपर लिखेंगे, अपान टोटल मोल नीचे लिख देंगे, वो उसका मोल प्रभाज आ जाएगा। इसमें एक और भी रिलेशन आते हैं कि अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दें, तो स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N और कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्व होकर के क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 1। मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 देता है। ठीक है, इसका भी यूज कब करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए किसी सवाल में आपने सॉल्व किया, सॉल्यूट का मोल आपने निकाल लिया और आपको सॉल्वेंट का मोल भी निकालना है, तो आप
फिर इस फार्मूले में यूज करके सॉल्व करें। इससे बेहतर है कि आप इसका यूज करें, सोल्यूट की वैल्यू पुट करके उसको क्या करें 1 से इसको इधर वैल्यू लेके जाएंगे तो 1 माइनस लिखा जाएगा, मतलब 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 से घटा दे उनको, 1 से घटाते ही हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई काई। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा हम बढ़ते और कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन में मोल देवे ना करें। अब आप समझ जाइए कि हर क्वेश्चन में मोल नहीं देता है, किसी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि जिसमें आपको जो सॉल्यूट मिला है या सॉल्वेंट मिला है उसको भार के रूप में, मतलब ग्राम के रूप में, वेट के रूप में आपको दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप तुरंत, आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर स्मॉल एम को वेट के रूप में लिखते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू अपान मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं हम लोग हैं। ये आप लोग बहुत नॉर्मलिटी मोलैरिटी में यूज कर चुके हैं, मोलैरिटी में तीनों में यूज किया है। अब कैपिटल एम को जब इसी तरीके से यूज करना होगा तो बस फर्क इतना रखना कि वहां कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल मॉलिक्यूलर वेट यूज करना। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे, मतलब जिसका सोल्यूट का मोल निकालेंगे तो सोल्यूट का वेट अपान सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरीके से सॉल्वेंट का मोल निकालेंगे तो सॉल्वेंट का वेट अपान सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। तो आप यहां लिख लेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं कि ये सोल्यूट का वेट है, ये सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट है, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है। इस वैल्यू को उठा करके अगर वहां पुट कर दें तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान मॉलिक्यूलर वेट प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूले में यूज हम लोग तभी करते हैं जब आपको सॉल्यूट ग्राम में दे, मोल के रूप में न दे। तो अगर ग्राम के रूप में देगा तो आप इसमें पुट करने से अच्छा है कि अलग ही पहले निकाल लीजिए। जैसे आपको ग्राम में दे देगा तो उस ग्राम की वैल्यू को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लीजिए, फिर दूसरे वाले किसी तरीके से उसके ग्राम के वैल्यू को मॉलिक्यूलर वेट को, मतलब सॉल्वेंट का ग्राम रख करके उसके सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पुट करके नॉर्मलिटी जब निकाल ले उसके बाद फिर इस फार्मूले पर आए और अपना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल ले। अगर सॉल्यूट निकाल लिए तो सॉल्वेंट चाहे इससे निकाले या फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाले, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें जो बता रहे हैं अभी भले थोड़ा मोड़ा न भी क्लियर हो तो आप बिल्कुल न घबराएं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में यूज होगा। तो जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आप फिर अगर उस समय उसमें डाउट लगेगा तो आप फिर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में तब सब एक ही चीज में रिलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें हम 11th में भी पढ़े हैं तो इसलिए मैं फटाफट पहले फार्मूले सभी डिराइव कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो ये आज हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब बचता है इनमें केवल डिफिनेशन कि हम लोग इनका डिफिनेशन क्या लिखते हैं। अच्छा, टेम्परेचर, अच्छा इसकी यूनिट की बात कर लेंगे तो ये यूनिट लेस होगा। ठीक है, ये यूनिट लेस होगा कंप्लीट। तो लिख लीजिएगा इट इज यूनिट लेस, ये विमाहीन है, इट इज यूनिट लेस, ये विमाहीन है आपका। क्यों विमाहीन है? क्योंकि ये भी मोल होगा, इन दोनों का सम भी मोल होगा तो मोल अपान मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आपका यूनिट लेस मिलेगा। ये भी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें यूज हो रहा है केवल मोल का। मोल को चाहे आप वेट के रूप में भी देखोगे चाहे मोल के रूप में देखो, नंबर या वेट ये सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब चाहे नंबर हो चाहे हमारा वेट हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और इट इज यूनिट लेस है। तो ये सिंबल अब बचता है केवल इनका लास्ट में, वो है डिफिनेशन। आइए देखते हैं तो डिफिनेशन इनका क्या बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे सॉल्यूट का अगर बनाना हो या सॉल्वेंट का बनाना हो तो मैं डिफिनेशन को क्या बना सकता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मोल प्रभाज का क्या परिभाषा देंगे, इसी तरीके से इस पर क्या करेंगे, बैठाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मोल प्रभाज क्या बना। तो देखिए डिफिनेशन यहां लिखा गया है, क्या डिफिनेशन है। अगर इंग्लिश डिफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि हम देखिए एक सोल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, उनको हम कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। तो वही बोल रहा है कंस्टिट्यूएंट मतलब सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इज फ्रैक्शन obtained by dividing the number of mole of that constituent by the total number of all the constituent present in the solution। मतलब जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट का मोल होता है, मतलब जिसको आपको निकालना है उसका मोल अपान टोटल मोल का जो डिवाइड होता है
वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहलाता है। इसको हिंदी डेफिनेशन में बोलेंगे तो विलयन में उपस्थित घटक के मोल प्रभाव, देखो कंस्टिट्यूएंट को हम हिंदी में बोलते हैं घटक, घटक के मोल प्रभाव, घटक के मोल मतलब जो घटक आप निकालना है, विलय का निकालना है कि विलायक का निकालना है, उसका मोल तथा कुल मोलों का अनुपात होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया और हमने ये फार्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, वेट के रूप में देख लिया, उनका रिलेशन भी देख लिया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक और फार्मूले हमें लगता है लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई बाय चांस छूटा रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन में भी उसको देख लेंगे, लेकिन इतना काफी है। तो आइए देखते हैं वो क्या फार्मूले। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है, मान लीजिए मैं कह दूं कि चलिए इस सोल्यूशन का आपको मैं कुछ वैल्यू दे दूं। मान लीजिए मैंने इसका सोल्यूशन का मान लीजिए मैंने नॉर्मेलिटी दे दिया कि इसका नॉर्मेलिटी N1 है, और मैं इसका वॉल्यूम दे दूं कि आप जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 है। इसमें मैंने सोल्यूट जो मिलाया है वो सोल्यूट हमारा स्मॉल w है और सोल्यूट का मतलब सब कुछ वही है। तो इस बेस पर हम लोग अगर इसका फार्मूला बनाए तो क्या बन सकते हैं, आपको मालूम है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मेलिटी अभी N1 ले लीजिए, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वॉल्यूम V1 है, हमने ले लिया, इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि इसमें हम वेट में तो कोई इफेक्ट नहीं डालने में, तो जो सोल्यूट मिलाया था वही रह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ और सॉल्वेंट मिला दे रहे हैं, मान लीजिए वो पानी हो या कुछ हो, इसमें मिला करके इसके वॉल्यूम में चेंजिंग कर दे रहे हैं। अब वॉल्यूम V2 कर दे रहे हैं। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम अगर कम बेसी करेंगे, ये वैल्यू कम बेसी होगा तो ये वैल्यू भी कम बेसी इस बेस पर होगा, मतलब ये कम करेंगे तो ये बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को आपने बदल करके V2 कर दिया तो इस हिसाब से आपकी नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी, N2। तो अगला जो हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, N2 बराबर W इंटू यहाँ इक्विवेलेंट वेट रहेगा। तो W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V2 इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V1 अपॉन W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V2। तो ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, V2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो क्या फार्मूला हमारा बन जाएगा, N1 V1 बराबर N2 वेट। ये फार्मूले का यूज कब होगा, आप ये भी समझ लीजिए, ये फार्मूले का यूज तब होगा जैसे मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे दे और आपसे कह दे कि मैंने उसमें कुछ और सॉल्वेंट मिला दिया, मिला देने से उसका वॉल्यूम इतना हो गया, मतलब वो बढ़ गया, या फिर उसमें से निकाल दे तो कम हो गया, मतलब वॉल्यूम में चेंज करके आपसे कह देगा कि उसकी अब नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी। मतलब एक बार N1 V1 दे करके अगेन N2 V2 की बातें करेगा, तो आप समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट अब जब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलेंगे, तो ये यहां तक लगभग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इनके अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। थ्योरेटिकली जो बताना था मैक्सिमम चीजें बता दिया गया, कुछ चीजें तो तभी क्लियर होती है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पर चाहे आपका परसेंटेज वाले क्वेश्चन रहा हो, चाहे आपका पीपीएम में कंसंट्रेशन रहा हो, चाहे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन रहे हो, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए। क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। अब आपको मालूम है कि वीडियो में कितना ज्यादा बनाया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा तो समय नहीं ले सकते, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे ताकि उसको रिलेट करके आप कुछ बता सके और अपने डाउट को भी हमसे पूछ सके। तो अंत में यही कहा जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखिए, पढ़िए। ये आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय भी दिया जाता है और बहुत सारी प्रोसेस इसमें होती है, किया जा रहा है। तो कम से कम उसका लाभ उठाइए और अच्छे से अच्छे आप पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।